नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का थॉट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके जीवन में अभी किसी कारण असफलताओं का दौर चल रहा है तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस लगन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारियों पर जुटे हुए हैं, उसी लगन, उसी डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी पर जुटे रहें और निश्चित ही एक दिन सफलता आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी हैं। तो हाल ही में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जो है यह जीतने वाली भारतीय मूल की जो महिला हैं वो बनी है राजा कुमारी। राजा कुमारी आपको याद रखना है। बात करते हैं खबर की, तो भारतीय मूल की रैपर और गायिका राजा कुमारी ने इतिहास रचते हुए 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार जीता है। तो आपको याद रखना है कि राजा कुमारी ने यह अवार्ड जीता है फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी में। अब ये जो फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी है, फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी, ये इनकी फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी कौन सी है? इनकी फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी जो है वह है फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी, उसका नाम है आर्केन लीग ऑफ लीजेंड। आर्केन लीग ऑफ लीजेंड, ये इनके साउंड ट्रैक श्रेणी का, लीग ऑफ लीजेंड, ये इनके साउंड ट्रैक श्रेणी का नाम है आर्केन लीग ऑफ लीजेंड। और इसी आर्केन लीग ऑफ लीजेंड में एक गाना सम्मिलित है जिसे बोलते हैं रेनेगेड। रेनेगेड नाम का एक गाना है और इस रेनेगेड नाम का गाना है वी नेवर रन। ये इसका टाइटल है, वी नेवर रन। तो ये जो रेनेगेड गाना है यह बहुत ही प्रसिद्ध गाना हुआ और इस प्रसिद्ध गाने के लिए इनको जो है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। बात करें अगर AMA की, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड की, तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1974 में। वर्ष 1974 में, ये आपको याद रखना कि वर्ष 1974 में, 19 जुलाई 1974, 19 जुलाई 1974 से यह देने की जो शुरुआत की गई। तो यही अवार्ड भारतीय मूल की राजा कुमारी ने जीत लिया है, यह आपको याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि इसका 51वां जो था वह संस्करण आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि डेनियल नोबोआ निम्न में से किस देश के 48वें राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो ये जो राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ, ये बने हैं इक्वाडोर के 48वें राष्ट्रपति। इक्वाडोर इस प्रश्न का सही उत्तर है। बात करते हैं खबर की, तो इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति और एक प्रमुख केला निर्यातक संपत्ति के उत्तराधिकारी डेनियल नोबोआ ने अपने पहले कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इससे पहले इनके पिता भी चुनाव लड़ चुके हैं और वे 5 बार चुनाव लड़े और 5 बार असफल रहे, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा और ये जो है जीत कर अब 48वें राष्ट्रपति बन गए हैं और कम उम्र के, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी हैं। चलिए बात करते हैं इक्वाडोर की। तो इक्वाडोर की जो राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। क्वीटो यहाँ की राजधानी है, इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति तो अब ये ही बन चुके हैं, राष्ट्रपति अब हैं डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ अब यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मुद्रा की बात की जाए तो इस देश की जो मुद्रा है वह है अमेरिकन डॉलर। अमेरिकन डॉलर है यहाँ की मुद्रा, अमेरिकन डॉलर। और ये जो देश है ये दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, ये आपको याद रखना है। तो यहीं के ये जो हैं डेनियल नोबोआ, ये अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये जो मेजबानी करेगा ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर जो है अहमदाबाद, वह करेगा। बात करते हैं खबर की।
तो खबर है कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद 1 से 10 अप्रैल 2026, याद रखेंगे 1 से 10 अप्रैल 2026 तक वार्षिक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा। इस आयोजन की घोषणा खेल शासी निकाय एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, याद रखना एशियाई भारोत्तोलन महासंघ ने 27 मई 2025 को इस चीज़ की घोषणा की है कि अगले साल होने वाले भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप है 1 से 10 अप्रैल उसकी मेजबानी अहमदाबाद में की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जो 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वह है गुजरात। गुजरात अब से 100% रेल विद्युतीकरण करने वाला राज्य बन चुका है। बात करते हैं खबर की। तो खबर है हाल ही में गुजरात के विद्युतीकृत साबरमती बोटाद खंड के उद्घाटन के साथ ही राज्य ने अपने सभी रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला गुजरात भारत का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यानी कि गुजरात से पहले 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 100% रेल विद्युतीकरण का कार्य जो है पूरा कर लिया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है उसने भी पूरा कर लिया है ना, महाराष्ट्र, ऐसे लगभग 23 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश गुजरात से पहले ऐसे थे जिन्होंने 100% रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। लेकिन अब जाके गुजरात ने भी यह कारनामा कर दिखाया है। बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। ये बम्बई राज्य का हिस्सा था, लेकिन 1 मई 1960 को बम्बई राज्य से अलग हुआ और गुजरात अलग राज्य बना, महाराष्ट्र अलग राज्य बना। यहाँ के राजधानी की बात की जाए तो गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह है गांधीनगर। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो गुजरात राज्य के जो राज्यपाल हैं वे हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। बात की जाए मुख्यमंत्री की तो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री, यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन एवं वन्य जीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले बहुत ही फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान भी हैं और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक पारी में सभी 10 के 10 विकेट अपने नाम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं खबर की। तो खबर है पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले को हाल ही में कर्नाटक राज्य के वन एवं वन्य जीव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले भी कर्नाटक राज्य वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा जो है वह प्रदान कर चुके हैं। ये आपको याद रखना है ना। चलिए बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की जो स्थापना है, कर्नाटक राज्य की स्थापना वह हुई है 1 नवंबर 1956 को। 1956 को इसकी स्थापना या गठन हुआ है। यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। अगर कर्नाटक राज्य के राज्यपाल की बात की जाए तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के बारे में एक छोटी सी जानकारी यह भी याद रखेंगे कि यह कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 है। कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 राज्य है।
सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य से होता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में संचार मित्र योजना की शुरुआत किसने की है? तो संचार मित्र योजना की शुरुआत जो है केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं खबर की, तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में संचार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है युवा स्वयंसेवकों को डिजिटल राजदूत के रूप में कार्य करने और दूरसंचार पहलुओं के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना, और इससे दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र और नागरिकों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। यह भी बहुत याद रखने वाली बात है। तो ये जो संचार मित्र योजना है ना, यह शुरू की है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री हैं, यह भी आपको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है? तो ये जो स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है उसका नाम है ई हंसा। ई हंसा नाम है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं खबर की। भारत सरकार आने वाले पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। भारत ने अपने अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान ई हंसा के विकास की शुरुआत कर दी है, जो हरित विमानन और स्वदेशी एयरोस्पेस तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह 2 सीटर विमान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज CSIR-NAL द्वारा विकसित किया जा रहा है, और इसकी लागत आयातित विमानों की तुलना में लगभग आधी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक जो हम ट्रेनर विमान जो होते हैं उन्हें बाहर से विदेशों से आयात करते थे, और उन प्लेनों की तुलना में ये जो हमारा प्लेन है इसकी जो कीमत रहेगी वह आधी रहेगी। यह बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हाल ही में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो आयोजन है ये किया गया है मलेशिया में किया गया, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। बात करते हैं खबर की। तो खबर है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 26-27 मई 2025 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। इसमें आसियान सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ खाड़ी सहयोग परिषद और चीन के नेता भी शामिल हुए। सम्मेलन में क्षेत्रीय मुद्दों जैसे म्यांमार संकट, दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद और अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ जैसे विषयों पर चर्चा की गई। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। दक्षिण चीन सागर में समुद्री विवाद जो चीन एवं अन्य देशों के साथ है ना, और अमेरिका द्वारा जो अभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं उस पर भी इस पर चर्चा की गई। म्यांमार संकट पर भी चर्चा की गई। बहुत सारी चर्चाएं इस संगठन के देशों द्वारा की गई। चलिए बात करते हैं आसियान देश की। तो आसियान है क्या? आसियान है साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो है यह एक संगठन है ना, एसोसिएशन है, मतलब दक्षिणी एशियाई देश हैं उनका यह संगठन है। और ये संगठन में देशों की संख्या है 10। इन संगठन में देशों की संख्या है 10। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, ये 10 देश जो हैं इसके शामिल हैं। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। बैंकॉक में वर्ष 1967 में की गई थी। ये आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई थी 1967 में। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो आसियान का जो मुख्यालय है वह है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यह आपको याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो ली सिन
ली सिन इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो इस समय पर इसके अध्यक्ष ली सिन इसके अध्यक्ष हैं। ली सिन लूंग इनका पूरा नाम, ली सिन लूंग इसके अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10 देश इसमें शामिल हैं। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, ये 10 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जयपुर की मिठाई की दुकानों ने वहाँ की जो प्रसिद्ध मिठाई है मैसूर पाक, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो मैसूर पाक का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया है मैसूर श्री यहाँ का नाम बदलकर कर दिया है। यह सब हुआ है पाकिस्तान के साथ अभी चलते तनाव के चलते, और इन मिठाइयों के नाम पर पाक शब्द आता था, इसलिए वहाँ के जो दुकानदार हैं मिठाइयों के, उन्होंने इन मिठाइयों से पाक शब्द को हटा दिया है और पाक शब्द के जगह श्री शब्द जोड़ दिया है। तो मैसूर पाक नाम की एक मिठाई थी जो कि अब बन चुकी है मैसूर श्री। मैसूर पाक नाम था पहले, और इस पाक शब्द से वहाँ के लोगों को भावनात्मक जो चोट पहुँच रही थी, इसलिए इन्होंने पाक शब्द हटाकर अब रख दिया है मैसूर श्री नाम रख दिया है। और केवल मैसूर श्री ही नहीं, इसके अलावा मोती पाक नाम की भी एक मिठाई थी, मोती पाक। उस मोती पाक का नाम बदलकर मोती श्री कर दिया गया है, मोती श्री मिठाई कर दिया गया है। और स्वर्ण पाक नाम से भी एक मिठाई थी, स्वर्ण पाक नाम की, उस स्वर्ण पाक को भी अब स्वर्ण श्री कर दिया गया है। ऐसी मिठाइयाँ जो हैं इनका नाम बदलकर स्वर्ण श्री, मोती श्री, मैसूर श्री कर दिया गया है। और ये सब पाकिस्तान के साथ चलते विवाद के कारण हुआ है, भावनात्मक निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। आज के प्रश्न इतने ही थे, करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इतना ही था। आज की इस क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को इसी तरह लाइक करते रहें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव या प्रश्न हम तक पहुंचाते रहें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।